की जनता को कहना चाहता हूं, मोदी 3 में ये देश पूर्णतया आतंकवाद, उग्रवाद और नक्सलवाद से मुक्त होकर शांत और समृद्ध भारत बनने की दिशा में आगे बढ़े। भाई और बहनों, मोदी जी के शासन ने कई विरोधाभास खत्म कर दी। एक समग्रता से सोचने वाला नेतृत्व, एक नीति के आधार पर चलने वाला नेतृत्व, एक युग दृष्टा नेतृत्व किस तरह से काम करता है इसकी मिसाल कायम की है। पूरे आजादी से कालखंड सरकारों की मीमांसा इसी तरह से होती है। ये सरकार किसानों की सरकार है या उद्योगपतियों की सरकार? ये सरकार किसान कल्याण करेगी या इकोनॉमी को आगे बढ़ाएगी? मोदी जी ने बता दिया, किसान कल्याण भी हो सकता है और अर्थतंत्र भी पटरी पर आ सकता है। दोनों के बीच में कोई भी ये भी सिद्ध कर दिया, गांव दुनिया में सबसे अच्छे गांव बन सकते हैं। गांव से कोई पलायन नहीं होगा और शहर भी दुनिया में सबसे सुविधापूर्ण शहर बन सकते हैं, स्मार्ट सिटी बन सकते हैं। ये सिद्ध किया। गरीब कल्याण और अर्थतंत्र का विकास, दोनों के बीच में भी बहुत बहस चली। कई बार कई सरकार, कई अर्थशास्त्री, कई पंडित कहते रहे कि जो अर्थशास्त्र का मतलब अर्थतंत्र का विकास करना है तो गरीब कल्याण को छोड़ना पड़ेगा। मैं आज सबके सामने कहना चाहता हूं, हर किसान को हर साल 6,000 रुपया देना, हर गरीब को सभी प्राथमिक सुविधाएं एक साथ दे देना और अर्थतंत्र को 11वें नंबर से 5वें नंबर पर ला देना, वो मोदी जी ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। भाई और बहनों, आज एक संदेश लेकर जाइए यहां से। 130 करोड़ की 140 करोड़ की जनता के बीच में मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री देश की जनता बनाए, हमारा अर्थतंत्र भी तीसरे नंबर पर आ जाएगा। ये संदेश लेकर हमने जाना है। इसी तरह से एक द्वंद्व चालू रहा कि विदेश नीति, अगर दुनिया को मित्र बनाना है तो देश की सुरक्षा में थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। ये बहुत लंबा बहस का विषय आजादी के बाद तुरंत शुरू हुआ और सारे पंडित सुरक्षा नीति और विदेश नीति के बीच के द्वंद्व में फंसते रहे। मोदी जी ने तय कर लिया और कर दिखाया कि सरहद की सुरक्षा, देश की सुरक्षा हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी है। और आज ये करने के बाद, देश को सुरक्षित करने के बाद मोदी जी ने भारत को विश्व मित्र के रूप में प्रस्तावित किया। वसुधैव कुटुंबकम का हमारा सूत्र को उन्होंने नीचे लिखा। मित्रों, इंडी अलायंस और कांग्रेस पार्टी, इसकी देन थी कि इस देश के लोकतंत्र की स्पिरिट को खत्म कर दिया। देश के लोकतंत्र को भ्रष्टाचार, परिवारवाद, तुष्टीकरण और जातिवाद से कलर्ड कर दिया। कभी भी स्वतंत्र रूप से जनमत उभर कर न आए, इस प्रकार की लोकतांत्रिक व्यवस्था करने में परिवारवादी पार्टियां लगी रही। मोदी जी ने 10 ही साल में भ्रष्टाचार, परिवारवाद, तुष्टीकरण और जातिवाद को समाप्त कर विकास की राजनीति को मध्य बिंदु में लाया, जिसको देश की जनता ने स्वीकारा। मित्रों, मैं आज आप सबके माध्यम से करोड़ों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को कहने आया, अगला चुनाव 2 खेमे पड़े हुए महाभारत के युद्ध में जैसे पांडव और कौरव के खेमे पड़े थे, इसी तरह चुनाव के पहले 2 खेमे पड़े हैं। एक खेमा है मोदी जी के नेतृत्व में, बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए का गठबंधन, और दूसरा है कांग्रेस के नेतृत्व में सारी परिवारवादी पार्टियों का इंडी अलायंस। देश को
ये दोनों में से एक को चुनना है। इंडी गठबंधन एक घमंडिया गठबंधन, भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण की राजनीति का पोषक, और भाजपा और एनडीए का गठबंधन राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत पर चलने वाला गठबंधन है। देश की जनता को तय करना है ये परिवारवादी गठबंधन है। देश की जनता को तय करना है ये परिवारवादी प्रथम के सिद्धांत पर चलने वाला गठबंधन है। देश की जनता को तय करना है ये परिवारवादी। भाजपा के वरिष्ठ All right, viewers, that was Union Home Minister Amit Shah speaking on the National Convention Day. BJP is organizing this 2-day-long event. It started yesterday at Bharat Mandapam. More than 11,500 leaders from across the country, members of BJP, are attending it. As we can see the visuals, Prime Minister Modi has also arrived over there. And before Home Minister, BJP chief also spoke about the same. All right. Trouble in being taken seriously. Is that true, Santoshi? Do you face discrimination from people who report to you, or from your clients, whatever? I come from a heavy machinery industry, a male-dominated industry. I'll quote one of the examples. In very early days, I think we were on one business trip to Rajasthan to understand the ecosystem of how they're able to do it and all. I walked into the room and they thought, I and my partner, we both walked into the room and they thought I was the secretary. They just offered one chair. So that's again, I was like, then okay, so I'm only a female can only be a secretary. Then another incident is like, we both walk in and they're like, always, for example, you and I are having a conversation, there's a third person, I'm only going to talk to you because you're the man. So this happens. And the third part of it, I think this is another incident that happened. We have around close to 120 employees. We are a 2.5-year, 3-year-old startup. Again, like I said, heavy machinery, completely male-dominated. Workers are doing with all their power, all their energy. They're breaking the metal, they're welding the metal. My own employees, there was a point when, imagine the CEO of the company, they come from the rural parts of the country, they're migrated to different cities just for the work. And I was saying that, isko saaf karo. They were like, hum nahi karenge. औरत बोलेगी हम नहीं करेंगे. This is my employee. He knows I am the boss. This was a situation that happened, and I think we were like, okay, भैया आप बगल में बैठिए, ठीक है. Then the others were also, they all stopped for a minute. The reason they stopped is because they didn't want to take an order from a female. My clients, my supply chain vendors who I was talking to, my own employees who were men. This is the reality, and we faced it and we sorted it. I'll tell you how we sorted it out. And at that point of time, we were only 3 employees in my factory. 3 females, the rest were all men. And I was like, okay, this is not going to happen. If this happens, I cannot even employ another female, because if you're not going to listen to your boss, who is a female, what are you going to listen to another junior who is going to come in? And that's when we decided, and I think that day we fired the guy. And we said that, I think my partner came in and he's like, भैया, आपको सुनना है तो इनका ही सुनना है. मैं भी इनका सुनता हूँ. That support that you get is very crucial, and I think now I can very proudly say 30% of the females, 30 to 40% of the workforce is females. On machine floor in our factory, you will see a girl saying she's touching the metal, she's bending the sheets, they're doing everything. And when I've seen it in Germany and China, and I think I'm proud to see it in India. So yes, there is discrimination and we are trying to bridge the gap. One thing that I would want to add is 69 crores of an untapped potential in India is still lying there. 50% participated in agriculture, we've prospered. 50% of the population participated in IT, we know where we are. I think the 50% of the population should participate in all sectors. And then we should see where India is going to be. A lot of countries don't have the untapped potential that we have even as population.
And imagine where we can go as if we tap even 10 to 20% of that potential in all the sectors. Right. I think then what the government says that Atmanirbhar Bharat, the trillion economy that we want to see, that will all be possible. That's What I want to say to everybody who is here is that let's keep the external environment aside for a moment. Let's look at नरेंद्र मोदी जी को मैंडेट देना है या भ्रष्टाचार ही जिनका धर्म है, ऐसे इंडी अलायंस को मत देना है। ये देश की जनता ने की। मित्रों, परिवारवाद, अभी ढेर सारे पत्रकार, कुछ मीडिया चैनल, इंडी अलायंस, बड़ा चैलेंज, बड़ा चैलेंज, बड़ा चैलेंज, बड़ा चैलेंज। अगर मुझे कोई कहे